जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में हमने कुछ ओरिएंटेशन रिलेटेड मैटर डिस्कस किए थे, सिलेबस का ओवरव्यू लिया था और आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। ठीक है, छोटी सी होम असाइनमेंट थी सिर्फ आपको वार्म अप करने के लिए। कल के लेक्चर में से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। चलें, कल की जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी समझ आ गई, हमने क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है और ये सब्जेक्ट क्या बेसिकली। शाबाश। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, उसमें 2 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस आपने किए, उनमें कोई प्रॉब्लम? ओके। पहली प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी होगी, ठीक है, जो कि आपने अब आइंदा जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सब में आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। कुछ थोड़ा सा फ़र्क आया होगा फाइनल आंसर में। बोलते हैं राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। राउंडिंग ऑफ डिफरेंस क्या होता है? जब आप कैलकुलेशन करके लिख रहे होते हैं ना, कैलकुलेटर पे आपने सम टाइम नोट किया होगा, वो आंसर आता है 27.43875, ऐसे आप उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखते हैं सिर्फ, ऐसे ही है। अगर उससे आगे फिगर चल रही हो तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करने से हमारा आंसर परफेक्ट नहीं रहता, अप्रोक्सीमेशन हो जाती है वो, यानी लगभग आंसर वही आता है, पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये ज़हन में रखिएगा, न्यूमेरिकल अक्सर क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंसेस आएंगे। राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर आपके आंसर में और बुक के आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है, थोड़ा सा फर्क आया करेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट्स का फर्क आया करेगा, तो वो आंसर गलत नहीं होता, वो ठीक ही होता है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से, राउंडिंग ऑफ की वजह से आपके आंसर में और बुक के आंसर में अगर फर्क आए तो वो क्या होगा? वो ठीक होगा, वो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो टीचर क्वेश्चन कर रहा था हम एक्सेल पे करते हैं, ठीक है, वो आपको पता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रही होती है, ठीक है, वो शो आपको सिर्फ 2 डिजिट हो रहे होते हैं, लेकिन वो बैकएंड पे पूरी फिगर जो है उसके साथ वर्किंग चल रही होती है, इसलिए कुछ डिफरेंस आएगा। डन जी, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? चले गुड, अच्छी बात है। आज अच्छा, आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले आपको बता दूं, ईद से पहले आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद अब ईद की छुट्टियां होंगी। आज क्या तारीख है? 18, 18, हाँ 18 तारीख है। 19, 20, 21, 22 और 23 मार्च, ये 5 छुट्टियां होंगी और फिर 24 मार्च को इंशाल्लाह हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी रेगुलरली। डन जी। अच्छा, ये मैं सिर्फ अपने इस क्लास की बात कर रहा हूँ, हो सकता है दूसरे टीचर्स का प्लान कुछ एक थोड़ा सा फर्क हो मे भी, ठीक है। तो हमारी अब अगली क्लास होगी, वो कब होगी? 24 मार्च को। शाबाश। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमने ये सीखा था कि हमारे सिलेबस के 2 हिस्से हैं, एक मैनेजरियल पोर्शन, एक फाइनेंस पोर्शन। पहले सेलेक्ट किया है हमने फाइनेंस पोर्शन, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। फाइनेंस पोर्शन में हमने कल स्टडी किया था, बहुत से टॉपिक्स हैं, उनमें जो पहला टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, जो हमने करना है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो हमें ये सिखा रहा है कि बिजनेस को वक्तन फवक्तन कुछ पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। बिजनेस को वक्तन फवक्तन पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, तो पैसे इकट्ठे करने के लिए बहुत से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पैसों की जरूरत पड़े, वालिद साहब से कह सकते हैं, वालदा से एक सोर्स ऑफ फाइनेंस वालिद साहब है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस वालदा साहब है, ठीक है। यहाँ समटाइम बड़ा भाई कोई दोस्त है, आर्जी तौर पे हम लोन ले लेते हैं, ये डिफरेंट सोर्सेज। उसी तरह कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनीज के लिए भी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। जैसे शेयर्स इशू करके भी कंपनी पैसे इकट्ठे कर सकती है, ठीक है, जैसे डिबेंचर इशू करके भी पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, जैसे बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो इस टॉपिक में वो आपको ये सिखाएगा कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आपकी कंपनी के लिए सबसे बेहतर है, जिसे आपको चूज करना चाहिए। तो इसका जवाब तो बहुत ही आसान है थ्योरेटिकली और कंसेप्चुअली, क्या कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके सामने 3-4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना चाहिए भाई? जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की एक कॉस्ट होती है, याद रखिएगा। बाज़ औक़ात आपको लग रहा होता है कि आप वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, बाज़ औक़ात लगता है कॉस्ट पे नहीं कर रहे, लेकिन उसकी भी कॉस्ट होती है, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए इस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इसकी कॉस्ट आपने पे की है। क्या कॉस्ट पे की है? फीस है। मजे की बात सुना है,
असूल याद रखिएगा, बल्कि लिख लें फाइनेंस का पहला असूल, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग शुड बी। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, एंड नथिंग शुड बी, और ना ही कुछ फ्री होना चाहिए। नथिंग शुड बी फिर कभी आपको समझ आएगा, अभी इसके ऊपर फोकस करें। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड क्या मतलब, अगर ये क्लास फ्री कर दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए भैया कोई फीस 1 रुपया पे नहीं करना, आए क्लास में बैठे, क्लास फ्री है, इसकी भी आप एक कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो कॉस्ट क्या है भला, टाइम आपका। शाबाश। सुबह सुबह आपके बहुत से जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो इस वक्त सहरी के बाद नमाज पढ़ के तिलावत करके सुकून से अब सो रहे होंगे, लेकिन आप उसके बाद भी उठ के आए, ट्रैवलिंग की आपने, अपना टाइम दे रहे हैं, ये क्या है, ये भी आपकी एक कॉस्ट है, ये जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी शायद आप जानते होंगे। तो याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज की एक कॉस्ट होती है। तो बाजू का स्टूडेंट कहता है सर डिबेंचर के सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करें, हम इंटरेस्ट पे करते हैं, कॉस्ट समझ आती है। लोन बैंक से लिया, उसको भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट समझ आती है। शेयर्स की तो कोई कॉस्ट नहीं ना होती, क्योंकि तो वो डिविडेंड देना, वो मर्जियां दे मर्जियां ना दे। लेकिन याद रखिए शेयर्स की भी कॉस्ट होती है, वो जो डिविडेंड है ना, वो भी एक कॉस्ट है, उसको भी हमने अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना होता है। ठीक है, वो क्यों, वो बाद में हम स्टडी करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ अभी बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमारे जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे सबकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। डन जी। तो अब हमारे इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में हम ये पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, फिर उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। मुझे बताइए, मेरे सामने आई कैप की बुक में 2 चैप्टर्स है, अब आप फैसला करेंगे, एक चैप्टर 8 है, एक चैप्टर 9। एक चैप्टर में वो हमें ये सिखाता है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, ये थ्योरेटिकल नेचर का चैप्टर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें बताता है हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर का स्कोप क्या है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से हैं ये बताएगा। दूसरे चैप्टर का स्कोप क्या है, हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएगा। बताइए पहले कौन सा चैप्टर पढ़े, क्या पहले डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए कि पहले ये जान लें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कितने, कौन कौन से, कॉस्ट उसके बाद अगला स्टेप होगा, बताइए क्या करें, पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। शाबाश, यही हम करेंगे। हालांकि ये थ्योरेटिकल नेचर का चैप्टर है, थोड़ा सा ना आपको ना थ्योरेटिकल, आपको पता है काउंटिंग बैकग्राउंड के साथ, काउंटिंग माइंडसेट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल। कहते हैं सर आते ही जरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाए ना तो फील होता है, जैसे कल आपने जाके असाइनमेंट की होगी ना तो आपको कुछ फील हुआ होगा क्या कि हमने कुछ ना कुछ काम किया है। अगर यही मैं आपको सिर्फ रीडिंग असाइनमेंट दे देता तो आप कहते हैं सर वो पढ़ लिया समझ आ गई, ऐसे जैसे किया ही नहीं, 5 मिनट में असाइनमेंट हो गई, ऐसा ही है। तो जब तक हम हाथ से क्वेश्चन नहीं ना करते, हमें लगता नहीं हमने कोई नई चीज सीखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ज्यादा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ना होने के बराबर है, थ्योरेटिकल है। लेकिन याद रखिए ये बेस है, ये फाउंडेशन है, इसमें कंसेप्ट बिल्ड होंगे और ये हमारा असूल रहेगा पूरी फाइनेंस में कि हमेशा हम पहले लेक्चर में ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किया करें, पहले कंसेप्ट बिल्ड होंगे। एक पहला लेक्चर जो करेगा ना हमेशा, पहला और बास का दूसरा भी, इसमें कंसेप्ट बिल्ड होंगे, समझाया जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट सिखाए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई जाएगी, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ताकि बेस स्ट्रांग हो। पहले बेस बनेगी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ जाया करेंगे। तो उसी तरह इस चैप्टर में भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन याद रखिए इस चैप्टर के कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगे। खास तौर पे जब हर लेक्चर के नीचे जो मैं एग्जाम टिप लिखा करूँ ना, एग्जाम टिप, इसको आपने पक्का कर लेना है। ये वो कंसेप्ट है जो बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज हुआ करेंगे। एग्जाम टिप आपने 100% पक्की करनी है। डन जी। तो फिर एग्री ये हुआ कि हमारा जो बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का सब्जेक्ट है, इसके 2 पोर्शन है, दोनों 50-50 लगभग, एक मैनेजरियल एक फाइनेंस। पहले कौन सा शुरू कर रहे हैं हम, पहले फाइनेंस ये असल में है थ्योरेटिकल, लेकिन फाइनेंस का टॉपिक है। फाइनेंस में भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं। मैनेजर पहले कौन सा, फाइनेंस, 1-2 टॉपिक फाइनेंस के करेंगे, फिर मैनेजरियल की तरफ जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, फाइनेंस में सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं इसके हमारे सिलेबस में, एक उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डिस्कस करता है, एक न्यूमेरिकल को। आज हम कौन से वाला पढ़ने लगे हैं, थ्योरेटिकल। ठीक है, ये 3-4 लेक्चर में थ्योरेटिकल कंप्लीट होगा,
फिर इसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ से, न्यूमेरिकल की तरफ जब जाएंगे, अगर ये कंसेप्ट आपने अच्छे सीख लिए हुए तो आप इंशाल्लाह मक्खन मलाई की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे इंशाल्लाह। डन। आइए देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं। कहता है भैया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है तो बहुत से, कोर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो। कहता है मैं और भी बताऊंगा, छोटे मोटे भी बताऊंगा, पहले बड़े बड़े सुन लें। बड़े बड़े सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो ही हैं, एक शेयर इशू करके पैसे ले लो और दूसरा डेट यानी लोन के जरिए से। शाबाश शाबाश। छोटे मोटे और भी हैं, और भी आपके जहन में शायद आ रहे होंगे, और भी हैं, लेकिन बड़े यही सोर्सेज हैं। या तो अपने पैसों से बिजनेस करो या उधार लेके बिजनेस करो, यही समझा रहा है सबसे पहले। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ने हैं। पहला कोर सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से हैं? दो ही है। कौन कौन से हैं? इक्विटी या डेट। इक्विटी किसको कहते हैं? खुद का पैसा, खुद के पैसे, यही आता है अकाउंटिंग में, यही पढ़ते हैं ना। और डेट क्या है? दूसरों का पैसा। इक्विटी और डेट। डन। चलिए अब इसमें से दोनों, हालांकि दोनों ही पढ़ने हमने, ठीक है, लेकिन पहले आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक सोर्स कवर करना है, वो कौन सा होगा? इक्विटी। ठीक है, कहते हैं इक्विटी क्या है? ओनर्स फंड्स, मालिकों के पैसे, जो बिजनेस के मालिक है, जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे? इक्विटी, जो बिजनेस का मालिक है। ठीक है, और डेट क्या होता है? ये लोन है, ये आपने कुछ अरसे के बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, डिपेंड करता है डेट की टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद इसको रीपे करना होता है। रीपे। चलिए आपके अकाउंटिंग के टीचर का इम्तिहान लेते हैं, आपका नहीं इम्तिहान लेना, आपके अकाउंटिंग के टीचर का इम्तिहान लेना है। जरा मुझे सबसे बड़ा फर्क बताइए, इक्विटी और डेट में क्या फर्क है? हाँ शाबाश, जो लोन है उसको वापस करना पड़ता है, और जो इक्विटी है उसे वापस नहीं करना पड़ता। जिसे मुझे याद आया, टेक्निकल टर्म भी होती थी, पता क्यों? कोई रिडीम करके कुछ आता है क्या? हाँ, कौन सी रिडीमेबल है? हाँ, जो डेट है वो रिडीमेबल है और इक्विटी है इररिडीमेबल है। ये रिडीमेबल और इररिडीमेबल लफ्ज के साथ कंफर्टेबल हैं? शाबाश। और फर्क बताइए क्या है? बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात तो शुरू हुई है अभी। और क्या फर्क है? हाँ यस, ये चीज, इस पे इंटरेस्ट और उस पे डिविडेंड, ये नहीं चलेगा। नाम बताए, किस पे इंटरेस्ट? लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इक्विटी पे डिविडेंड देना पड़ेगा। बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। और इसी के ऊपर एक और फर्क भी हम डिफरेंशिएट करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या? कि जो इंटरेस्ट है वो आपके इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे आता है, जबकि डिविडेंड एक्सपेंस के तौर पे इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है और डिविडेंड आपका एक्सपेंस नहीं होता। डन। इसका मतलब बहुत अहम कंसेप्ट बोलने लगा हूं, अगर समझ आए तो मुझे ओके कीजिएगा। अगर हम इंटरेस्ट पे करें तो इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा और हमारा टैक्स बचेगा। अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा और उस पे हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा, टैक्स बचेगा, टैक्स सेविंग होगी। जबकि अगर डिविडेंड पे करेंगे तो उससे प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई टैक्स सेविंग नहीं होगी। इसका मतलब है क्या? मैं यूं कह सकता हूं, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ये कह सकता हूं। फटाफट लिखिए जरा इसको, फटाफट लिखिए, ठीक है। बाकी जो बता रहा हूं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, गपशप लगा रहा हूं आपके साथ, वो चाहे लिखे ना लिखे, जो माइंड मैप पे चीजें लिखी हैं वो सारी लाजमी आपने लिखनी है, और जो मैं क्लास में वक्तना फक्तना रुक के आपसे कहूंगा कि ये लिखे ये वो लाजमी लिखनी है, ठीक है। खासतौर पे ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी, ठीक है। चलिए तो ये, हाँ ये तो बड़ी काम की बात हमें पता चली। कौन सी बात पता चली? इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, डिविडेंड इज नॉट टैक्स। चलें, अभी तक के लेक्चर में हमें मोटा मोटा इक्विटी और डेट या लोन कह लें, इसमें फर्क समझ आ गया। डन जी। अब हम ये दोनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, क्या आज हमें दोनों पढ़ने चाहिए कि नहीं? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमने और काम भी करने, आज एक भी पढ़ने काफी है। क्या करें? एक भी पढ़, दोनों पढ़ ना करें यार, ऐसा ना करें, हैं? रोजा नहीं रखा हुआ है, रखा हुआ माशाल्लाह, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपको पता है। तो हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे कि
भूखा शेर जो है वो ज्यादा लड़ता है, भूखा मुर्गा भी ज्यादा लड़ता है, सही है। तो लेकिन मैंने तो भाई और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं ना, है? तो आज हम सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस डिस्कस करेंगे, वो कौन सा? यहां तक कोई जहन में क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कुछ नहीं, आगे चले। चलिए इक्विटी में हम क्या स्टडी करेंगे? अब आइए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे चलते हैं। इक्विटी में हमने क्या स्टडी करना है? हमने स्टडी करना है फीचर्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी के फीचर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इक्विटी से क्या मुराद है? वो पैसे जो बिजनेस के ओनर्स, शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये वही इक्विटी है। इक्विटी के क्या फीचर, और ये फीचर अच्छे से समझेगा क्योंकि बाद में यही फीचर डेट के डिफरेंशिएट करने में यूज होंगे। डेट के भी फीचर पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद एक कंसेप्ट होगा इक्विटी और डेट में फर्क क्या है, वो फर्क फीचर्स की बेस पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ना है? इक्विटी के फीचर्स, फिर क्या स्टडी करें? इक्विटी मतलब शेयर्स, इक्विटी बोले तो मतलब समझे शेयर और रिजर्व होते हैं ना, रिजर्व को हम ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाते, शेयर ज्यादा है। तो शेयर्स, तो फिर पहले देखेंगे हम शेयर इक्विटी यानी शेयर्स के फीचर्स क्या हैं, फिर सीखेंगे टाइप ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। ये आपने भी शायद ये भी काउंटिंग में पढ़ा होगा, दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? ऑर्डिनरी शेयर और, शाबाश पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, लॉ में भी पढ़ा, शाबाश शाबाश, ठीक है। उसको फिर से पढ़ लेंगे, काउंटिंग में पढ़ लिया, लॉ में पढ़ लिया, तो इधर फाइनेंस में पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ शेयर डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ रेजिंग इक्विटी फाइनेंस, कि आपने अगर शेयर्स को इशू करना है तो उसके कितने मेथड्स हैं, ये स्टडी करेंगे। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ इक्विटी को डिस्कस करेंगे, इक्विटी बोले तो शेयर्स, और उसमें तीन चीजें डिस्कस करनी है हमने, फीचर्स, टाइप्स, मेथड्स ऑफ इशुएंस। फीचर, टाइप्स, मेथड्स ऑफ इशुएंस, ये तीन चीजें डिस्कस करनी है हमने सिर्फ, उसके बाद लेक्चर खत्म, बस इतना सा पढ़ना है। टाइप्स, सॉरी पहले ये फीचर्स, फीचर्स क्या है, ठीक है। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा है, कह रहा है जो शेयर इशू करते हैं ना, तो ये ओनरशिप का प्रूफ होता है, यानी अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो आप उस कंपनी के मालिक हैं। आप अगर हबीब बैंक लिमिटेड HBL का एक शेयर खरीद लेना मार्केट से 300, 400, 500 का लगभग जितने का है, तो आप ये कह सकते हैं मैं बैंक का मालिक हूं। लीगली ये बात करेक्ट है, कोई भी इसको गलत साबित नहीं कर सकता। किसी भी कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीद लेना, किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीद ले सिर्फ, आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। मालिक बनेंगे छोटे से, जिसकी कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी आप उस कंपनी के कानूनी तौर पे मालिक हैं। यह बता रहा है कि जब शेयर इशू किए जाते हैं तो इससे ओनरशिप लोगों को दी जाती है। ओनरशिप, डेट आप 10 करोड़ भी दे देना किसी को लोन, आप उस कंपनी के मालिक नहीं बनेंगे। शेयर एक खरीद लें 200 का, आप उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। तो शेयर ओनरशिप, फिर ओनरशिप आ गई तो फिर उसके बाद वोटिंग राइट्स भी आपके पास आ गए। आपको पता है कंपनी के फैसले बंद कमरों में होते हैं कि बड़ी सी मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, उसमें मीटिंग में होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग उसको बोलते हैं, ये भी शायद आपने। तो उसमें क्या सिर्फ एक बंदे की बात सुनी जाती है कि सारे शेयर होल्डर्स की? तो जब आपके पास शेयर आते हैं आपके पास वोटिंग राइट्स भी आ जाते हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है? कंपनी की मीटिंग होगी, जितने भी मामलात होंगे वहां पे डिस्कस होंगे और फिर वोटिंग के जरिए से फैसला होगा। किसके जरिए से फैसला होगा? वोटिंग के जरिए से। अब इसमें रूल क्या है? जिसके पास है जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा वोटिंग राइट्स, ठीक है। जरा मुझे बताइए, एक कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है, उसमें इन भाईजान ने 500 रुपए के 10 शेयर लिए हैं, इन्होंने 50 लाख रुपया लोन के तौर पे दिया है। उस जनरल मीटिंग के अंदर जो फैसले होंगे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है उसमें फैसले होंगे, उसमें कौन वोट कास्ट कर सकता है? मेरा तो ख्याल है दोनों कर सकते हैं, कि शेयर होल्डर कर सकता है, जिसने डेट दिया है वो नहीं कर सकता, उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये याद रखिएगा। और फिर क्या है, जिसके पास शेयर्स हैं उसे प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, मुनाफे में से हिस्सा मिलता है।
जिसके पास शेयर होने से क्या होगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। और जिसके पास, जिसने लोन दिया होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी आपको पता है इंटरेस्ट चाहे जिए या मरे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। और जो डिविडेंड होता है शेयर पे, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड, प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम डिविडेंड कम, प्रॉफिट नहीं डिविडेंड भी नहीं। और इंटरेस्ट का क्या रूल है, प्रॉफिट ज्यादा इंटरेस्ट फिक्स्ड, प्रॉफिट कम इंटरेस्ट फिक्स्ड, प्रॉफिट नहीं है लॉस हुआ है इंटरेस्ट फिक्स्ड, इंटरेस्ट तो देना देना। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कहा जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहा जाता है इंटरेस्ट या डेट ज्यादा रिस्की है, जबकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है शेयर ज्यादा रिस्की है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी आप लोगों के, शेयर ज्यादा रिस्की क्यों है, क्योंकि हो सकता है आपको पैसे मिले, हो सकता है डिविडेंड मिले, हो सकता है ना मिले। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट ज्यादा रिस्की है। क्यों, अगर पढ़ तो वो देना ही पड़ेगा, मसला पड़ जाएगा, अगर ना दिया ना तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है। डेट में रिस्क ऑफ बैंकरप्सी आता है कि अगर आपने टाइम पे लोन की रीपेमेंट ना की या इंटरेस्ट की पेमेंट ना की तो उसमें आप बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। ये भी कंपनी ला के पुराने सिलेबस में हुआ करता था कि अगर कंपनी टाइम पे अपना लोन पे नहीं करेगी तो कोर्ट वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर इशू कर देता है। हमारे पुराने सिलेबस में, नए सिलेबस में निकाल दिया है। तो ये बात समझ रहे हैं रिस्क का। बहरहाल वापिस आते हैं, इसकी कोई रीपेमेंट नहीं है यानी ये इररिडीमेबल। आगे फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहाने से डिस्कस हो गया है। रिटर्न मिलेगा आपको, रिटर्न का मतलब आपको जो उसमें से इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो रिटर्न मिलता है, यानी समझ लें कि जो कमाई होगी आपकी वो दो तरह की होगी। शेयर लेंगे तो कमाई दो तरह की होगी, एक डिविडेंड, आपको हर साल अगर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया वो मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कमाई क्या होती है भला, हाँ, शेयर बेच के जो पैसे आएंगे, जो आपको कॉस्ट से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो क्या होगा, कैपिटल गेन। फर्स्ट करें मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी मैंने 1 करोड़ की, हर साल उसका पर 1 लाख रुपया रेंट लेता हूं और 5 साल बाद उसे 1.5 करोड़ में बेच दिया, मेरा रिटर्न कितना हुआ टोटल, 50 नहीं 55। रेंटल इनकम भी तो मेरा रिटर्न है। तो जो हर साल पैसे है वो क्या है, वो भी मेरी कमाई है, रिटर्न है 5 लाख। और जो एंड पे मुझे 1 करोड़ की खरीद के 1.5 करोड़ की बेची, 50 लाख प्रॉफिट हुआ, ये क्या है, कैपिटल गेन। तो याद रखिएगा जब आप शेयर खरीद के अपने पास रखते हैं ना तो आपको उसके ऊपर दो तरह की कमाई होती है, एक हर साल डिविडेंड आपका मिलता है, और दूसरा जब आप उस शेयर को बेचेंगे तो फिर जो आपकी कॉस्ट से ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, वो कैपिटल गेन। डन, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। अभी थ्योरेटिकल आपको नजर आ रहा है, इन्हीं ने न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट होना है। ये डिविडेंड भी एनुअल डिविडेंड होगा, फिर कैपिटल गेन भी होगा। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा देखिए कुछ ज्यादातर कंसेप्ट्स होंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारी फाइनेंस में कुछ कंसेप्ट्स इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक है। तो मैं आपको पता है दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बाज़ का डिफरेंट होता है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर कभी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी हुई, अगर मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताऊं तो समझ लीजिएगा ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है, जरा सुनिए, समझिए इसको, इस पॉइंट को समझिए, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, ये कैलकुलेशन में काम आएगा। कंसेप्ट आपको ये बता रहा है कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर जो शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करने हैं ना, ये बड़ा एक्सपेंसिव कॉस्टली मेथड रहता है, जबकि अगर डेट से पैसे इकट्ठे करें ना तो ये कंपनी के लिए चीपर ऑप्शन रहती है। फिर से बोले, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, ये कॉस्ट में कह रहा है हाई कॉस्ट है। इसका क्या मतलब है, इक्विटी इशू करके, शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, वो आपको महंगा पड़ता है।
और डेट के जरिए से पैसे इकट्ठे करें तो नॉर्मली की बात कर रहा हूं, नॉर्मली सस्ता पड़ता है। इसकी वजह क्या है, जरा इस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? पहली और बड़ी वजह क्या, अगर शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे किए तो जो डिविडेंड पे करेंगे ना उसके ऊपर टैक्स की सेविंग नहीं होनी, टैक्स शील्ड अवेलेबल नहीं है। टैक्स शील्ड मतलब टैक्स सेविंग अवेलेबल नहीं है डिविडेंड पे। लेकिन अगर लोन लेंगे उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे है तो दोनों सूत्रों में कंपनी पैसे पे कर रही है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लेकिन इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपका टैक्स कम हो जाएगा, डिविडेंड पे करेंगे तो टैक्स कम नहीं होगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, जबकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। ये बात समझ आ रही है? ये टेक्निकल बात है, इतनी आसानी से समझ नहीं आती। समझ आ रही है आपको कि इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो वो टैक्स डिडक्टेबल है और डिविडेंड की पेमेंट करेंगे टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। इंटरेस्ट पे करने का कंपनी को फायदा है क्या? प्रॉफिट कम होगा, टैक्स बच जाएगा, थोड़ा ही बचेगा, बचेगा तो सही। और अगर डिविडेंड तो फिर टैक्स। एक तो ये रीजन है शेयर या इक्विटी की कॉस्ट कम होने की। एक और रीजन भी है कि अगर आपने शेयर इशू करने हो ना तो इसकी लंबी चौड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, उसमें कोई एक्सपर्ट की स्टेटमेंट्स इंक्लूड करनी होती है, उसकी फीस अलग देनी है, ठीक है। बैंक्स को इंक्लूड करना होता है, बैंक टू द इशू को, ठीक है। वो लंबी चौड़ी अखबार में इश्तिहार, लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें टाइम भी लग जाता है और कॉस्ट भी लगती है। जबकि लोन चुटकियों में नहीं, मतलब महावरतन कह रहा हूं, बड़ी आसानी से बैंक के पास जाए, 2-3 मीटिंग हो, किसी को पता भी नहीं चलता, क्विक प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस नहीं है, इसकी कॉस्ट भी कम है। बैंक के साथ 1-2 मीटिंग करते हैं, लोन मिल जाता है, उसमें कॉम्प्लेक्स लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसलिए अमूमी तौर पे जो शेयर्स वाली ऑप्शन को क्या समझा जाता है? चीपर ऑप्शन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेट वाली ऑप्शन को क्या समझा जाता है? सॉरी उल्टा हो गया, सीधा कर लेते इसको। शेयर वाली ऑप्शन को समझा जाता है कॉस्टली एक्सपेंसिव ऑप्शन, और डेट वाली ऑप्शन को क्या समझा जाता है? चीपर ऑप्शन। डन? चलिए आगे चलते हैं। प्रीएम्प्टिव राइट, तो अब बताया, अब ये बात समझ आई? शेयर्स के साथ उसने लिखा है इसकी कॉस्ट हाई है, हाई कॉस्ट, समझ आई? और आगे रीजन भी लिखी है कॉस्ट क्यों हाई है, क्योंकि नो टैक्स शील्ड अवेलेबल। नो टैक्स शील्ड का मतलब क्या है? नो टैक्स सेविंग। शेयर्स में टैक्स सेविंग नहीं है, लोन में टैक्स सेविंग है। ये बात समझ आ रही है ना? शेयर्स में टैक्स सेविंग नहीं, लोन में है। अगला फीचर प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का क्या मतलब? आपको एक इंटरेस्टिंग रूल बताता हूं, एक लीगल केस बताता हूं, उसका डायरेक्ट इससे ताल्लुक तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। आप मुझे ये बताइए, अगर फर्ज कीजिए आप जिस जगह पे रहते हैं आपने वो घर बेचना है, आपने डीलर से कहा कि भाई ये कोई अच्छे सा ग्राहक ढूंढो और घर बेच दो। डीलर ने अच्छा सा ग्राहक ढूंढा, डील हो गई। आपके हमसाये ने कहा नहीं भैया ये आप पहले मुझसे पूछते, मैं भी ये घर खरीदना चाहता था, अब मुझे कर दे। आपने कहा मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी बेचूं। नहीं बेचना आपको मैंने घर नहीं बेचना। हमारी आपकी याद नहीं है 2.5 साल पहले लड़ाई हुई थी एक, आज तक मैंने दिन में बात नहीं बेचना। बताइए, अब हमसाये ने कोर्ट में केस कर दिया, बताइए किसको घर बेचा जाएगा? उस ग्राहक को जो कि डीलर के थ्रू आया है, पहला राइट उसका है या पहला राइट हमसाये का? असूल वैसे होना किसका चाहिए? किसका चाहिए आपके ख्याल में? हमसाये का पहला राइट। और ये कानूनी हक है उसका कि आपने जब कभी कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी है, अगर आपका हमसाया इंटरेस्टेड है तो पहला हक उसका है। उसी तरह कंपनी के अंदर भी एक रूल है, हक है। आपने एक दफा शेयर इशू कर दिया ना, फर्ज कीजिए हमने पहली दफा शेयर इशू किए, 100 लोगों ने शेयर खरीदे। अब अगर आपने दूसरी दफा शेयर इशू करना है ना, जिसे आप काउंटिंग में क्या बोलते हैं? राइट इशू बोलते हैं, राइट इशू। सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करें काउंटिंग में, उसे क्या बोलते हैं? कहीं पढ़ा है आपने ये राइट इशू का लफ्ज? पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ तो सुन लें। राइट इशू का मतलब है जब फर्स्ट टाइम इशू करें ना, फर्स्ट टाइम
जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे इसे क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब उसके बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम शेयर इशू करें तो इसे हम कहते हैं राइट इशू। राइट इशू में याद रखें हक पहला है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। लॉ ये कहता है कि जब कभी आपने राइट इशू करने हैं ना तो आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर करने हैं। हाँ, अगर वो कहें हमने नहीं खरीदने फिर बाहर के लोगों को बेचे, वरना उनको बेचना है। उनके इस हक को कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट किसका होता है? शेयर होल्डर का। और प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या है? सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करने हैं तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे, फिर आउटसाइडर को करेंगे अगर उन्होंने रिफ्यूज किया तो। डन? इससे पता है क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल लूज नहीं होता, डाइल्यूट नहीं होता। जैसे अगर 10 शेयर होल्डर है ना तो 10 के 10 ही रहेंगे प्रीएम्प्टिव राइट की वजह से। अगर प्रीएम्प्टिव राइट ना हो तो वो 10 अलग होंगे, नए शेयर नए लोगों को इशू करेंगे, 20 लोग आ जाएंगे मीटिंग में। तो नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना वो पसंद नहीं करते कि हमारा कंट्रोल लूज हो। समझे? डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन पता है किसको कहते हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ा है? डाइल्यूटेड क्या होता है? रिड्यूस्ड ईपीएस, कम। डाइल्यूटेड ईपीएस कभी पढ़ा? एफआर 1 में था, 2 में था? दोनों ना करें। अच्छा, यानी जब आप एफआर 1 पढ़े थे तो एफआर 1 में था, और जब 2 में पढ़े तो 2 में भी आ गया। तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज हो गई कि वो टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा कम ही होता है ना, कम ही होता है ना। या अगर कोई नहीं है कन्वर्टिबल तो वो इक्वल होगा, वरना डाइल्यूटेड का मतलब रिड्यूस्ड। तो प्रीएम्प्टिव राइट की वजह से शेयर होल्डर का कंपनी पे कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता, उतना ही रहता, नए लोग नहीं आते। फ्लोटेशन कास्ट शेयर्स में, फ्लोटेशन कास्ट का मतलब क्या है? फ्लोटेशन मतलब इशुएंस। शेयर की इशुएंस कास्ट हाई है। क्यों हाई है अभी बताया? क्यों हाई है? क्योंकि बहुत सी लीगल रिक्वायरमेंट्स है पूरी करनी पड़ती है। लॉयर की फीस देनी है, अखबारों में इश्तिहार देने हैं, रेगुलेटर से परमिशन लेनी है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है शेयर इशू करना। लोन लेना आसान है, बैंक के पास जाए, लोन हाजिर, 2-3 मीटिंग होती है, एग्रीमेंट साइन होता है, लोन मिल जाता है ना। अब मुझे बताइए क्या ये फीचर्स सारे समझ आ गए? और मैंने कोशिश किया फीचर्स को कुछ इस तरीके से बताऊं कि डेट के फीचर भी साथ साथ क्लियर हो जाए। वो जब डेट के टॉपिक में जाएंगे फिर आपको एहसास होगा। ठीक कर दूं यहां पे कि ये हमने पढ़ लिया है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी। कंपनीज कितनी तरह के शेयर इशू करती हैं? 2 तरह के शेयर। कौन कौन से? ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। कितने स्टूडेंट्स से ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ? सबने पढ़ा हुआ? नहीं, कोई ना कोई तो जरूर ऑनलाइन वाला स्टूडेंट होगा, कोई ना कोई जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे। ये तो बहुत से स्टूडेंट हो गए ना जिन्होंने पढ़ा हुआ भूल गए। तो आइए फिर से पढ़ते हैं। शेयर्स की 2 टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दूं आपके साथ। नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर इशू होते हैं। ऐसा तो हो सकता है कि किसी कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर हो और प्रेफरेंस शेयर ना हो, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ऑर्डिनरी भी है प्रेफरेंस भी है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्रेफरेंस है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है, नहीं, क्योंकि पहले ऑर्डिनरी शेयर इशू करते हैं। बाज़ का ऐसा होता है ऑर्डिनरी शेयर इशू करे ना, फिर उसके बाद मजीद शेयर इशू कर, कंपनी की कोई परफॉर्मेंस अच्छी हो ना तो आप राइट इशू भी शेयर इशू करेंगे ना, राइट इशू, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हंस के उसको खरीदेंगे। एग्जिस्टिंग नहीं तो दूसरे खरीद लेंगे। लेकिन अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो और कंपनी को पैसे चाहिए नए प्रोजेक्ट के लिए, क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीदेंगे शेयर्स? एग्जिस्टिंग क्या, नए वाले शेयर होल्डर भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ऐसी सूरत में लॉ ने इजाजत दी है कि कंपनी एक डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर इशू कर दे जिसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसे शेयर्स के साथ कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं।
इनको कुछ यानी इनको एक गारंटी दी जाती है। क्या गारंटी दी जाती है? कि भैया आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, आपको डिविडेंड और फिक्स डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअली देखें ना, कंसेप्ट लीगली नहीं कंसेप्चुअली देखें तो ये डिबेंचर की तरह काम करता है। कंसेप्चुअली देखें क्या, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता ही मिलता है और फिक्स्ड मिलता है। इसकी खसूसियात डिबेंचर के साथ मिल रही है ना। तो कंसेप्चुअली इसकी वर्किंग डिबेंचर, लेकिन लीगली इसकी हैसियत क्या है? शेयर्स। ये इसलिए थोड़े प्रायोरिटी राइट दे। देखिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को हम ये राइट नहीं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ये गारंटी नहीं देते हम कि हर साल डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्यों? भला उनको को अट्रैक्ट करना है, और इन्वेस्टर अट्रैक्ट किसी इंसेंटिव रखेंगे उसके सामने फिर अट्रैक्ट होगा ना, ऐसे थोड़ी अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर तो हमारे स्टैंडर्ड शेयर्स हो गए। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हुए? जिनको कुछ प्रायोरिटी राइट्स दिए जाते हैं। इनको कुछ दिया जाता है और कुछ लिया भी जाता है, यानी कोई चीज ऐसी भी है जो इनको नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। प्रेफरेंस शेयर वोटिंग, उन्हें कहा जाता है तुम्हें पैसे, तुम्हारे लिए पैसे अहम थे ना, इसलिए तुम्हें डिविडेंड दिया, फिक्स किया, लेकिन अब कंपनी के फैसले तुम नहीं करोगे, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर करेंगे। ठीक है, तो दो तरह के शेयर हो गए, ऑर्डिनरी शेयर और ये फर्क ध्यान से समझिएगा, खासतौर पे जिसको मैं टिक करवाऊंगा, ये कैलकुलेशन में यूज होगा जो मैं टिक करवाऊंगा। चलिए, टाइप ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी। कंपैरिजन, कंपैरिजन बाकी आगे चाहे काट दे। कंपैरिजन क्या क्या फीचर? डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। टिक कर लें इसको, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। डन, आगे चलते हैं। प्रायोरिटी, डिविडेंड पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो प्रायोरिटी दी जाती है। नंबर 1, डिविडेंड जब देंगे तो पहले आपको मिलेगा, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा अगर बचा कुछ बचा। और दूसरा प्रायोरिटी दी जाती है जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो शेयर होल्डर्स को पैसे देने होते हैं ना, तो वाइंड अप पे भी जब रीपेमेंट होगी वो पहले किसको होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। रिडेम्पशन लिखा हुआ है, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिटर्न। रिडेम्पशन लिख ले, रिडेम्पशन इज इक्वल टू रिटर्न। रिडीमेबल मतलब रिटर्नेबल। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर 5 साल बाद रीपे होगा कंपनी को, 5 साल बाद, उसे क्या बोलेंगे? रिडीमेबल। तो रिडीमेबल मतलब रिटर्नेबल, रिडेम्पशन मतलब रिटर्न। ये टर्म क्लियर है? पहले पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है। अच्छा, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डिविडेंड की प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले, इनको बाद में। रिडेम्पशन की प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? रिडेम्पशन मतलब एंड में जब रिटर्न होगा, कंपनी वाइंड अप होगी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले, इनको बाद। वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कोई नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हैं। फिर कन्वर्जन, इसको भी टिक लगाए। कन्वर्जन का कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट है। बाज़ औक़ात हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देते हैं, ए भैया ये शेयर है तुम्हारा रिडीमेबल। क्या है? यानी रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ? गौर से समझिएगा ये कंसेप्ट। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा? रिटर्न का मतलब ए शेयर होल्डर तुम ये 3 साल बाद हमारे पास आना, ये हमें दे देना। कंपनी क्या कह रही है? ये हम मुझे दे देना शेयर और इसके बदले में पैसे ले लेना। ये क्या है? रिडेम्पशन, रिडीमेबल। बाज़ औक़ात एक ही ऑप्शन दी जाती है, क्या? ए शेयर होल्डर 5 साल बाद आना, शेयर हमें देना, पैसे लेके निकल जाना। ये सिंपल रिडीमेबल है। बाज़ औक़ात 2 ऑप्शन दी जाती है। गौर से सुनिएगा आप ये बात, ये अक्सर यूज होगा कंसेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन। ए शेयर होल्डर सुनो सुनो सुनो, प्रेफरेंस शेयर तुमको दे रहे हैं, हर साल डिविडेंड मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। हर साल डिविडेंड मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। फिर से बोले, प्रेफरेंस शेयर हर साल डिविडेंड मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा। जब
रिडेम्पशन का टाइम आएगा ना, जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा ना, जब क्या आएगा, मेच्योरिटी पीरियड आएगा, रिडेम्पशन का टाइम आएगा, हमारे पास आना तुम्हें एक नहीं दो ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब दो ऑप्शन का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। पहली ऑप्शन क्या है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर लेके आओ, तुम्हें बदले में पैसे दे देंगे। दूसरी ऑप्शन हमारे पास प्रेफरेंस शेयर लेके आओ, बदले में तुम्हें ऑर्डिनरी शेयर दे देंगे। अगर ये सिर्फ पहली वाली ऑप्शन अटैच हो ना, तो हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस, सिंपल ये टर्म यूज होती है। और अगर दूसरी वाली ऑप्शन भी अटैच हो ना, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल से क्या मुराद है? कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर। जहां कहीं पूरी फाइनेंस में कन्वर्टेबल का लफ्ज होगा ना, इसका मतलब क्या है? कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर। तो बताइए क्या कन्वर्जन हो सकती है? यस, प्रेफरेंस शेयर की हो सकती है, ऑर्डिनरी शेयर की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो खुद पहले ऑर्डिनरी शेयर है, उसने क्या कन्वर्ट होना? कन्वर्जन समझ आइए आपको? डिविडेंड और कन्वर्जन, ये दो सबसे अहम कंसेप्ट है। क्लियर? आगे कह रहा है कॉस्ट। ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट हाई है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कंपैरेटिवली लो होती है। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस कर दिया, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर की मैं बताया ना, प्रेफरेंस शेयर लाइक डिबेंचर होता है, तो डिबेंचर की कॉस्ट तो लो होती है, हमने पढ़ा हुआ है, तो समझ लीजिए वही कंसेप्ट इधर भी फिट होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अहम कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम कंसेप्ट, बल्कि ये तीसरा पॉइंट भी अहम पॉइंट लिख लें। गैस करें, एक सवाल आपसे पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल, ये सारा कुछ बताने के बाद पता चल जाएगा आपको अभी तक आप एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। अभी तक की डिस्कशन के मुताबिक एक सवाल पूछूंगा सिर्फ। पहले मुझे बताइए, जो कुछ अभी तक मैंने आपको बताया, दो कंसेप्ट बता दिए, लेफ्ट साइड वाला फीचर्स बता दिए, मिडल वाला टाइप्स ऑफ शेयर बता दिए, ऐसा ही है। आगे चलने से पहले सिर्फ एक सवाल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एनुअल बेसिस पे जो रिटर्न दिया जाएगा उसे डिविडेंड कहते हैं, ये मुझे पता है। सवाल ये है, क्या वो टैक्स डिडक्टेबल है या नहीं? सोच लिया? बताइए आपके ख्याल में डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड पे करेंगे टैक्स डिडक्टेबल है या नहीं? आपने सिर्फ ये बताना है यस या नो। है आपके ख्याल? नो, यस, यस। डिविडेंड किसी भी किस्म का हो, डिविडेंड होता है। लिख ले, डिविडेंड किसी भी किस्म का हो, डिविडेंड होता है। क्या मतलब? अब बताएं क्या मतलब? टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर पे डिविडेंड पे किया, वो भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे किया, वो भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रुक के सुन लीजिए, बात कुछ स्टूडेंट्स ना काउंटिंग वाले वो थोड़ा सा आर्गुमेंट करते हैं, वो कहते हैं शायद काउंटिंग में कुछ और कंसेप्ट पड़ा हुआ है प्रेफरेंस शेयर का, ऐसा ही है कुछ डिफरेंट है। याद रखें, ये फाइनेंस है, वो काउंटिंग है। हर सब्जेक्ट के लिहाज से थोड़ा सा फर्क आता है ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने मुझे 1 सेकंड के अंदर बताना है ये मैंने क्या लिखा है। बताएं, जल्दी बताएं। अकाउंटेंट है ना ज्यादातर, वो अकाउंटेंट क्या कहेंगे? डेबिट लिखा है। और मेडिकल का स्टूडेंट क्या कहेंगे? डॉक्टर लिखा है। कौन सही कौन गलत? दोनों सही कैसे हो? दोनों फर्क, एक ही चीज को दोनों जवाब डिफरेंट दे रहे हैं, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? फील्ड चेंज। ठीक है, तो बाज़ औक़ात एक टर्म हम एक सब्जेक्ट में उसका मतलब कुछ और लेते हैं, उसी टर्म का मतलब या ट्रीटमेंट दूसरे सब्जेक्ट कुछ और। ये नेचुरल है, ये कभी कभी होता है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना होता है। अमूमी तौर पे जो पेपर सेट करने वाला वो इस कंसेप्ट को टेस्ट करता है, इस तरह के कंसेप्ट को, कि बच्चे को पता है कि नहीं पता। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस में जाके आप सीखेंगे कि आपने इनको कैसे हैंडल करना है प्रैक्टिकली।
ठीक है, प्रैक्टिकली भी इनका ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन तो यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, फाइनेंस में जैसे अकाउंटिंग में आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं होती। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हल्का सा डिस्कस किया था ना मैंने कंसेप्ट, कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनेंस में कहा जाएगा, फाइनेंस में आपसे कहा जाएगा ना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो, आपने उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ऐड करनी है। अकाउंटिंग में अगर कहा जाएगा ना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो, कभी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, पक्की बात बता रहा हूं। तो ये फर्क है। ये क्यों फर्क है? सब्जेक्ट का फर्क है, रूल्स है, हर सब्जेक्ट के अपने रूल्स है, ठीक है। लेकिन याद रखें वो भी ठीक, ये भी ठीक, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फैसला कर रहे हैं। तो वापिस आते हैं, हम क्या पढ़ते थे, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप इस बात पे मेरे से झगड़ेंगे तो नहीं जिनकी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग है, सर अकाउंटिंग में तो हमने डिविडेंड जो है प्रेफरेंस का ट्रीटमेंट कुछ और पढ़ा, क्या पढ़ा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फाइनेंस का क्वेश्चन है तो वो वैसे ही करना है जैसे फाइनेंस के असूल है। और क्या असूल है? डिविडेंड किसी भी किस्म का हो, डिविडेंड है टैक्स डिडक्टेबल। डन, गुड, शाबाश, 2 हो गए। आखिरी कंसेप्ट की तरफ चले। लास्ट कंसेप्ट क्या है? मेथड्स ऑफ रेजिंग इक्विटी फाइनेंस। यानी आप इक्विटी फाइनेंस मतलब शेयर्स, इक्विटी फाइनेंस बोले तो इक्विटी मतलब शेयर्स ही है ना, वैसे की प्रॉपर डेफिनेशन इक्विटी इज इक्वल टू शेयर प्लस रिजर्व, ठीक है। लेकिन हम शेयर्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो इक्विटी से मुराद क्या है? शेयर्स। इशू तो शेयर ही करते हैं ना, रिजर्व थोड़ी इशू करते हैं, वो तो इंटरनली प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट होता है। शेयर्स रेज करना है, इशू करना है, शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करने हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, ठीक है। ये सारा ही थ्योरेटिकल है कंसेप्ट, ठीक है, सारा ही थ्योरेटिकल है। थोड़ा सा राइट इशू का कंसेप्ट टेस्ट होगा आगे, थोड़ा सा राइट इशू का जगह पे, ये किसी हद तक न्यूमेरिकल में टेस्ट होगा राइट इशू। तो कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? शेयर इशू करने के कितने तरीके हैं? टोटल हमारे सिलेबस में उसने बताया 1 2 3 4 5 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होते हैं? अच्छा, आपको पता है कंपनीज की 2 बड़ी टाइप्स होती हैं, एक वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है और एक वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती। 2 तरह की कंपनी है, ठीक है। आपके ख्याल में किस कंपनी लिस्टेड करवाने का फायदा क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट करवाने का फायदा क्या होता है? आपने वो शायद लॉ में पढ़ा होगा, कंपनीज की टाइप्स, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के आगे 2 टाइप्स, लिस्टेड और, पढ़ा है? नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखें, एक होती है लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रहे होते हैं, और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी जिसके शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, सेल परचेज नहीं हो रहे होते, वो प्राइवेट सेल परचेज हो रहे होते हैं। अगर मेरे पास एक लिस्टेड कंपनी के शेयर है और मुझे पैसों की जरूरत है, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा, 20 आजकल वो पहले T+2 डेज होता था, अब T+1 है, यानी आप 10 अरब के स्टॉक भी आपने बेचने हैं ना, आज फैसला करें कल आपके अकाउंट में पैसे होंगे। प्रॉपर्टी खरीदे ना 10 अरब की, प्रॉपर्टी बेचते बेचते पैसे आते आते 6 महीने लग जाते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट लिक्विड नहीं है, इलिक्विड है। लिक्विड नहीं, लिक्विड का मतलब क्या होता है? वो चीज जो फौरी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो जो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होते हैं ना, वो लिक्विड होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। इसी तरह गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, वो भी हाईली लिक्विड है, ठीक है, जाएं जाके आपको आज के कल पैसे मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हाईली लिक्विड, जिस दिन फैसला किया मैंने इसको बेचना है, पैसे आने में 6 महीने लग जाएंगे। जबकि गोल्ड है, शेयर्स हैं, कमोडिटीज हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की हो, जिस दिन फैसला किया बेचना है, अगले दिन पैसे आपके पास होंगे। इसको बता लिखो। तो अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हों तो उसे बोला जाता है ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, लिक्विड एसेट है, मतलब इमीडिएटली क्विकली आप कैश में कन्वर्ट, इजीली सेल परचेज होती है इसकी। स्टॉक एक्सचेंज में जाए, मार्केट इजीली। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के शेयर जो होते हैं ना,
द सेल परचेज। तो बता रहा था मैं ये कि अगर एक कंपनी, फर्ज कीजिए पहले एक कंपनी जो है बनी है आज, और इसने फैसला करना था मैं लिस्टेड कंपनी के तौर पे काम करूं कि अनलिस्टेड। अगर तो फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं ना, प्रैक्टिकली सुन लें, फैमिली ओन्ड बिजनेस, वो कहते हैं नहीं कंट्रोल हमारी फैमिली के अंदर ही होना चाहिए, बाहर के लोगों को शेयर होल्डर नहीं बनाना, तो फिर वो कौन सी वाली कंपनी बनाते? अनलिस्टेड। और अगर वो कहे नहीं हम खुद भी रखेंगे शेयर्स, 50% शेयर हम रखेंगे, 50% आउटसाइडर को बेचेंगे ताकि ज्यादा पैसे आए, तो फिर वो लिस्टेड बनाना पड़ता है। कुछ भी कर सकते हैं, 20% खुद रख के 80% मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, अपने शेयर को लिस्ट करवाती है फर्स्ट टाइम, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम से जाहिर है कि भैया ये कंपनी शेयर इशू कर रही है। इनिशियल का मतलब फर्स्ट टाइम, पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है फर्स्ट टाइम। और आपको एक मशवरा दूं, प्रैक्टिकल, किताब में नहीं लिखा हुआ, अगर कभी आपने शेयर खरीदने हो ना, एक कंपनी राइट इशू कर रही हो, एक कंपनी आईपीओ कर रही हो, तो मेरा मशवरा है, वैसे तो डिपेंड करता है केस टू केस, लेकिन अमूमी तौर पे आईपीओ में शेयर खरीद लीजिएगा। इसमें बाज़ औक़ात बड़ा जंप लगता है। बड़ा जंप क्यों लगता है? क्योंकि जो कंपनी राइट इशू कर रही है ना, वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है, उसके शेयर की प्राइस सबको पता है क्या है ऑलरेडी। उसमें आप जो मार्केट प्राइस होती है कंपनी उसी के ऊपर शेयर इशू करेगी, एग्जिस्टिंग कंपनी। लेकिन जो न्यू कंपनी होती है ना, उसको नहीं पता होता, जैसे न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आई ना, वो नहीं पता कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी कि अनसक्सेसफुल होगी, तो वो नॉर्मली सस्ते में मिल जाती है। उसकी शेयर प्राइस जो अंदाजा लगाते हैं ना, कंपनी अंदाजा लगाती है। बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि कंपनी नई कंपनी थी, आईपीओ के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कहा प्राइस क्या रखें, अंदाजा लगाया, क्योंकि पास्ट में तो शेयर ट्रेड नहीं ना हो रहे, तो उनके पास एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं, अंदाजा लगाया भाई 20 रुपए होगी। और एक्चुअली जब लोगों ने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। एक्चुअली प्राइस आईपीओ के बाद 70 रुपए तक, 75 रुपए तक, यानी 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर 3-3, 4-4 गुना भी अर्न हो सकता है आईपीओ में। क्योंकि आईपीओ में फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही होती है ना, तो कंपनी को डर होता है मैं ज्यादा प्राइस रखी तो लोग शेयर नहीं खरीदेंगे, तो मुझे स्टेटस ही नहीं मिलेगा लिस्टिंग का, तो कंपनी इंटेंशनली प्राइस लो रखती है आईपीओ में, ताकि पब्लिक का रिस्पांस अच्छा आए। जैसे आपने देखा होगा लॉन्च में कंपनीज भी ये करती हैं स्ट्रेटजीज, जब कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करनी होती है ना, तो थोड़ा सा प्राइस, वो क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी प्राइस, उसमें कस्टमर को फायदा हो जाता है। दोबारा आईपीओ का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? आईपीओ क्या है? फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे, लेकिन ये आपको पता है कॉस्टली होता है, जनरल लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है। ये अगर लार्ज फंड इकट्ठे करने हो ना, तो फिर आप आईपीओ करें, यानी जब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत, अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है और आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, फिर आप उसको लिस्ट करवाएं आईपीओ। बहरहाल चलिए उसकी तरफ ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, वापिस आ जाए। आईपीओ समझ आ गया? एक कंपनी आज बनी है, उसने फैसला क्या करना है, तो अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू करे, फर्स्ट टाइम वाले शेयर इशू को क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। और अगर ऑलरेडी शेयर इशू किए हुए हैं, लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी शेयर इशू किए हुए हैं उस लिस्टेड कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और अब वो दोबारा इशू कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? राइट इशू। राइट इशू क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है, और ये नॉर्मली थोड़ा सा इनको डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट बाज़ का नहीं भी दिया जाता। असल चीज ये नहीं है, जैसे मार्केट में प्राइस 20 चल रही है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हमने कहा यार तुम हमारे पक्के कस्टमर हो, तुम चलो 18 रुपए के शेयर ले लो। हो भी सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता। शेयर और डिबेंचर में जब हम कहते हैं डिस्काउंट, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? कि अगर असल कीमत 20 रुपए है ना, तो आपको 18 रुपए का मिल जाएगा शेयर, यह डिस्काउंट। बाज़ का डिस्काउंट होता है, बाज़ का नहीं होता। अहम चीज क्या है? अहम फर्क ये नहीं है कि राइट इशू में डिस्काउंट होगा, नहीं, वो उसने लिखा है कि कभी होगा कभी नहीं होगा। असल चीज क्या है? राइट इशू क्या है?
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मजीद शेयर इशू करना। इससे कंपनी को पैसे भी मिल जाते हैं जिसकी जरूरत होती है शेयर इशू करके, और शेयर होल्डर का फायदा क्या होता है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। ये लिखा हुआ ना, नो डाइल्यूशन। भाई ये समझ आया, आईपीओ और राइट इशू समझ आया। आईपीओ क्या है, फर्स्ट टाइम, राइट इशू क्या है, एग्जिस्टिंग सब्सिक्वेंट इशू। डन। मुझे याद आया लॉ में भी होता था फर्स्ट डायरेक्टर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सिक्वेंट चीफ। तो ये क्या है, फर्स्ट इशू, और ये क्या है, सब्सिक्वेंट राइट इशू। राइट इशू के बदले में गैस करें शेयर होल्डर पैसे देता है कि नहीं कंपनी को, पैसे देता है। लेकिन एक इशू होता है बोनस इशू। बोनस इशू, बोनस इशू क्या होता है, ये एक अजीब है, कंपनी का सिस्टम इतना आसान नहीं होता। प्रॉफिट हुआ है, कैश नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है आपने एसेट खरीद ली हो। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैश ना हो, क्यों कैश नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट खरीद लिया। प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैश नहीं है, डिविडेंड, तो डिविडेंड कैसे दिया जा सकता है, कोई तरीका है कि नहीं है? बोनस। बोनस इशू क्या होता है, मजीद शेयर इशू किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कंपनी को 0 रुपए मिलेंगे। राइट इशू में कंपनी को पैसे मिलेंगे, बोनस इशू में कंपनी को पैसे। चलिए आपके काउंटिंग के टीचर का इम्तिहान लेते हैं फिर से। राइट इशू और बोनस, राइट इशू की एंट्री मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग एंट्री, बोनस इशू की आपने बतानी है, ठीक है। फर्ज कीजिए फेस वैल्यू पे शेयर इशू हुए, सिंपल लगते हैं। राइट इशू की एंट्री बताऊं आपको, कंपनी कर रही है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये किसकी एंट्री है? बोनस इशू की एंट्री बताएं। मेरा तो ख्याल है कोई एंट्री नहीं होगी। शाबाश, रिटेन अर्निंग डेबिट, ये हुई ना बात। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। इसको क्या बोलते हैं? यानी रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। इस एंट्री में देखें यही हो रहा है ना, रिजर्व कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो राइट इशू में कंपनी के शेयर बढ़ते हैं, कैश भी बढ़ता है, एसेट भी बढ़ गए। राइट इशू किया, कंपनी के एसेट भी बढ़ गए क्योंकि कैश बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि शेयर भी बढ़ गए। लेकिन बोनस इशू में ना एसेट बढ़ते हैं ना लायबिलिटी बढ़ती है, सेम रहते हैं। रिजर्व कम हो जाते हैं, शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। समझ रहे? देखें डेबिट क्रेडिट जहन में लेके यही फर्क है ना। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या बोलते हैं? तो राइट इशू और बोनस इशू में बताया किस में कंपनी की बैलेंस शीट चेंज होती है। राइट इशू में क्या चेंज आता है, बोनस इशू में क्या चेंज आता है? राइट इशू में एसेट भी बढ़ते हैं कैश इंक्रीज होने की वजह से, लायबिलिटी भी बढ़ती है शेयर कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से, राइट इशू में। और बोनस इशू में क्या होता है? कैश 0 क्योंकि फ्री में शेयर दे रहे, लायबिलिटी भी सेम जितनी पहले थी। क्यों भला? क्योंकि जो रिजर्व है वो कम हुआ है तो कैपिटल बढ़ गया, नेट इफेक्ट सेम। मुश्किल तो नहीं है ये कंसेप्ट, ये काउंटिंग का था, बहरहाल मुश्किल लगे भी तो छोड़ दें क्योंकि ये काउंटिंग का कंसेप्ट था। फाइनेंस में क्या सीखना है हमने कि राइट इशू में बदले में पैसे मिलेंगे, बोनस इशू में बदले में पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात समझ आती है? बस हो गया काम हमारा। बोनस में क्या कह रहा है? फ्री शेयर दिए जाएंगे, रिजर्व को यूज किया जाएगा, नो कैश इनफ्लो। इसमें कोई कैश इनफ्लो नहीं होगा, इसमें कैश इनफ्लो होता है, इसमें कैश इनफ्लो। आईपीओ समझ आया? राइट इशू समझ आया? बोनस इशू समझ आया? आईपीओ और राइट इशू में फर्क बताएं एक लफ्ज में। ये फर्स्ट है सब। राइट इशू और बोनस इशू में फर्क बताएं एक लफ्ज में। इसमें कैश इनफ्लो होगा, इसमें कैश इनफ्लो नहीं। शाबाश। प्राइवेट प्लेसमेंट, भाई अगर आपने जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करने, ये होते हैं आईपीओ होता है लिस्टेड कंपनी के। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो क्या करेगी?
प्राइवेट कैसे? अब देखिए मैं अनलिस्टेड कंपनी हूं, मैंने शेयर इशू करने हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर तो इशू नहीं कर सकता। मैं ऐसे अपने फोन बुक निकालूंगा, मोबाइल की देखूंगा मेरा कौन कौन सा दोस्त ऐसा है जो पैसे वाला है, उसको फोन करके कहूंगा यार मैं कंपनी के शेयर इशू करने हैं, तुम खरीद लो, तुम खरीद लो। इस तरह प्राइवेटली मीटिंग करके, प्राइवेटली टॉक करके जब हम शेयर इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को, तो इसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। आपने वो कभी वो प्रोग्राम देखे हैं जिसमें कुछ 3-4 पैसे वाले लोग बैठे होते हैं, कोई आते हैं इन्वेस्टर आके प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं और उन्हें पसंद आ जाए तो वो उसमें इन्वेस्टर क्या 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 कर, शार्क टैंक, शार्क टैंक ये प्रोग्राम को टीवी पे चलते हैं सर, पता नहीं क्या नाम होता है इसका, लेकिन इस तरह के चलते हैं। क्या ये बिजनेस के लिए पैसे अरेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। क्या आपके ख्याल में ये आईपीओ है? क्या राइट इशू है? क्या बोनस इशू है? ये क्या है? इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। जब आप प्राइवेट पार्टी के साथ 1-to-1 मीटिंग करके शेयर इशू करते हैं, फाइनेंस अरेंज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट करती हैं। लिस्टेड कंपनी क्या करेगी? वो नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज। डन। लास्ट, स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। छोटा सा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, फर्स्ट कीजिए कंपनी ऑलरेडी प्राइवेट है। अभी मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया ना आईपीओ का, यह है कि एक नई कंपनी बनी, उसने फैसला करना है कि मैं लिस्टेड में जाऊं कि अनलिस्टेड में जाऊं, तो लिस्टेड में गए तो वो क्या होता है? आईपीओ। ये जो इंट्रोडक्शन है ये क्या है? एक कंपनी ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के तौर पे शेयर इशू किए हुए हैं उसने ऑलरेडी, अब वो कंपनी लिस्टेड में कन्वर्ट होना चाहती है। बताइए लिस्टेड बनने के लिए जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तब भी लिस्टेड बनना जरूरी है कि पहले प्राइवेट होके बाद में लिस्टेड बन सकते हैं? बाद में लिस्टेड बन सकते हैं। अगर एक कंपनी बाय डिफॉल्ट पैदा ही लिस्टेड के तौर पे हुई, मतलब समझे क्या कहना चाह रहा हूं, स्टार्ट ही लिस्टेड के तौर पे हुआ, तो वो जो शेयर इशू करेगी उसे क्या बोलेंगे? आईपीओ। लेकिन अगर एक कंपनी पहले प्राइवेट के तौर पे काम कर रही थी, ऑलरेडी शेयर इशू किए हुए उसने, अब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है और अपने शेयर को, उन्हीं शेयर को लिस्ट करवाती है, नए शेयर नहीं, उन्हीं शेयर को जो ऑलरेडी उसने प्राइवेट के तौर पे इशू किए, उन्हीं को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा लेती है। क्या ये आईपीओ कहलाएगा? नहीं, क्योंकि इनिशियल ऑफर वो तो पहले कर चुके हैं। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जब ऑलरेडी इशूड शेयर को हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएं, इसे क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। और जब फर्स्ट टाइम ही स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू करें, आईपीओ। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन से कंपनी को सिर्फ एक फायदा होता है, कंपनी के पास पैसे नहीं आते, एक फायदा होता है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जब इंट्रोडक्शन नहीं था तो कंपनी के शेयर लिक्विड नहीं थे, यानी आसानी से कन्वर्ट सेल नहीं हो सकते थे। जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया तो वो आसानी से सेल परचेज, तो लिक्विडिटी बढ़ती है। इंट्रोडक्शन का ये फायदा होता है। आइंदा कंपनी जब चाहे जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। डन जी। ये 5 मेथड थे। क्लियर? जरा क्विकली बताइए आईपीओ क्या है? फर्स्ट टाइम कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू कर रही है। राइट इशू क्या है? सब्सिक्वेंट इशू। बोनस इशू क्या है? फ्री में शेयर इशू कर दिया, डिविडेंड। इंट्रोडक्शन क्या है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक में लिस्टेड में कन्वर्ट होती है, स्टॉक शेयर्स को लिस्ट करवाती है। और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की बजाय 1-to-1 पार्टीज के साथ मिलकर शेयर इशू करती है, इन्वेस्टर को कन्विंस करती है। यह प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे तो ये सारे याद करना है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका जो कंसेप्ट जाएगा वो राइट इशू वाला जाएगा। ये पक्का है? ओके, बस खत्म आज। हाँ, एग्जाम टिप्स है। ऑर्डिनरी शेयर्स आर इरिडीमेबल बट प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना है, प्रेफरेंस शेयर आर की बजाय लिख ले मे बी। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल की बजाय क्या लिख ले? मे बी। क्योंकि बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते। ऑर्डिनरी शेयर हमेशा इरिडीमेबल है, ये कंफर्म है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होते हैं, इरिडीमेबल भी होते हैं। शाबाश।
और दूसरी एग्जाम टिप क्या है? इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल बट डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। कुछ समझ आती है भाई? दोनों एग्जाम टिप क्लियर? बाकी सारे कंसेप्ट्स आपके इस चैप्टर में रह के इसी चैप्टर में दफन हो जाएंगे। ये जो एग्जाम टिप्स वाले पॉइंट है ना, कोई और कंसेप्ट भी मैंने बताया था, आगे चलेगा लेक्चर के दौरान में, मुझे लगता है किसी जगह पे। चले खैर, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। मेरा हाल है ये डिविडेंड वाला बताया था, वेरिएबल फिक्स्ड वाला, ये भी आगे चलेगा। हाँ कन्वर्जन वाला, हाँ शाबाश शाबाश, कन्वर्जन वाला ये भी आगे चलेगा। कन्वर्जन, तीसरी एग्जाम टिप कन्वर्जन वाली होनी चाहिए, ठीक है? कि प्रेफरेंस शेयर्स मे आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर। ये एग्जाम टिप्स तीनों क्लियर है? तीसरी भी लिख ली, प्रेफरेंस शेयर में आल्सो बी कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर। बहरहाल तीसरी ना भी लिखी कोई मसला नहीं, क्योंकि तीसरी थोड़ी सी जरा मुश्किल है, तो उसी चैप्टर में जब सामने क्वेश्चन आएगा तब ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। ये दो एग्जाम टिप बताएं, समझ आ गई आपको? कंसेप्ट सारे समझ आ गए? पूरे माइंड में आपने एक लफ्ज ऐसा जो आपको ना समझ आया, अब आपने क्या करना है? जी पूछिए। हाँ इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट प्लेसमेंट में इंस्टीट्यूशन, इसका क्या मतलब है? प्राइवेट प्लेसमेंट असल में अगर मैंने भैया भाई मेरे बिजनेस को ना कोई 50 लाख की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करेंगे? कि सर 50 लाख मेरे पास 5 लाख नहीं है। इंडिविजुअल के पास इतने पैसे नहीं होते। तो प्रैक्टिकली जब आपने 1 to 1 डिस्कस कर, तो आपको हर एक इंडिया के आपको बड़े बड़े सेठ आपके पास जाना है, सेठ मंशा के पास जाना है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, क्योंकि ये होंगे मालदार, ठीक है? ये होंगे तो जो इंस्टीट्यूशन या कंपनीज होती हैं ना, ये नॉर्मली इनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, तो ये बेहतर होती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए डिस्कशन करने के लिए, ठीक है? 10 लोगों के पास एक एक करके मिन्नतें करेंगे तो उतने पैसे इकट्ठे नहीं होंगे जितने एक बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या बड़ी कंपनी है, उस एक कंपनी के पास जाके आपको जितने पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करनी हो ना, तो हर एक रिश्तेदार को फोन नहीं करना, हर एक से बिस्ती भी होनी है, इंसल्ट भी होनी है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलनी। किसके पास जाना है? इंस्टीट्यूशन के पास, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकान के पास, ठीक है? हर एक जगह जाके बेइज्जती अपनी नहीं करो। हाँ डन। चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा सुन लीजिए, जो आपको नोट्स हैं वो बीत के बाद मिलेंगे। आई कैप की बुक से आपको लेक्चर प्लान में रेफरेंस दिया हुआ, अगर पढ़ना चाहें आई कैप की बुक से आप रीड कर सकते हैं इंशाल्लाह। जितना रेफरेंस लिखा हुआ ना, जो पैराग्राफ, वो सारे रीड करें, इंशाल्लाह समझ आएंगे। जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, नहीं तो क्लोज करें आज का लेक्चर। चलिए यहाँ पे लेक्चर का अब हम इख्तिताम करते हैं, ठीक है? और याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब होगा? 24, ठीक है? वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कॉलेज की तरफ से आ जाएगा आपके ग्रुप में, लेकिन इसलिए बता दिया, पता नहीं आप ग्रुप में ऐड हैं कि नहीं है, और पता नहीं होना भी है कि नहीं होना आपने, वो आपकी मर्जी। चले 12 आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।